थोड़ा बहुत रिकैप करते हैं जो डिस्कस किया ऑपरेशंस में, खास करके मटेरियल्स में। मटेरियल्स मैनेजमेंट में हमने वेंडर्स की बात की, वेंडर का एनालिसिस करना, वेंडर को डेवलप करना जब कोई पार्ट के लिए वेंडर अवेलेबल नहीं है, वेंडर क्या हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है, क्रेडिट दे सकता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका डेटाबेस बनाना, उसके पास सर्टिफिकेशन वगैरह अवेलेबल हैं जो हमें चाहिए, उस टाइप का वो सप्लाई कर सकता है। वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस, जब हम किसी पार्ट को ज़्यादा सिंपलर पार्ट चाहते हैं और वेंडर हमको ज़्यादा फैंसी पार्ट दे रहा है, तब हम उनसे डिस्कस करके डिज़ाइन स्टेज पे डिस्कस करेंगे। पहली दफ़ा जब वो सप्लाई करने शुरुआत में, तो वो फ़ीचर कम करेगा तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, उसका मुनाफा बरकरार रहेगा, लेकिन दोनों को फ़ायदा है कि उसका खर्चा बचता है, हमारा खर्चा बचता है। यह वी है, वैल्यू इंजीनियरिंग है। एक बार समझने के बाद, सप्लाई स्टडी होने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है और बाद में करते हो तो पोस्टमार्टम हो गया, वो वीए हो गया, वैल्यू एनालिसिस हो गया, बट सेम कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग में आपने पहले कर दिया, एनालिसिस में थोड़े एक्सपीरियंस के बाद में आपने किया। तो वीई वीए की बात की, पीपीसी और शेड्यूलिंग की शायद हमने बात की, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड शेड्यूलिंग की हम सेल्स और मार्केटिंग से मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे, किस ऑर्डर को अग्रिमता देंगे, जिससे कि मटेरियल्स का प्लानिंग ठीक से हो सके, मशीन आइडल ना रहे, मैन पावर आइडल ना रहे, और हम ऑर्डर के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से कस्टमर को सप्लाई कर सके। उसके भी टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं। एमआरपी सिस्टम है जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, खास करके इन्वेंट्री स्टोर्स वगैरह में एमआरपी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। पूरी सप्लाई की मैनेजमेंट को हम एससीएम या सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें हम पूरा सप्लायर है, वेंडर्स हैं, कोई रॉ मटेरियल किसी से लेते हैं, किसी पे जॉब वर्क कराते हैं, कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, उसका पूरा जो बैक एंड है उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, उसको भी डेटा बेस्ड वे में करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ईआरपी का एक मॉड्यूल अवेलेबल है जिसे एससीएम बोला जा सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एमआरपी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट्स के बारे में बात की है कि इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा तगड़ा करने की कोशिश करेंगे तब स्टॉक आउट नहीं हो जाए माल का और धंधा हाथ से ना जाए, वो ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कंट्रोल करने में बिज़नेस जाने की गुंजाइश, अगर प्रोडक्ट और स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो। और दूसरा है कि भाई कस्टमर, सप्लायर हमको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है अगर हम ज़्यादा ख़रीदें तो इन्वेंट्री पे खर्चा ध्यान देंगे तो बल्क डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये 2-3 फैक्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आते हैं। टोयोटा ने JIT जस्ट इन टाइम की बात की थी, जहाँ पे ज़ीरो इन्वेंट्री था, लेकिन ज़ीरो इन्वेंट्री क्या हमेशा पॉसिबल है कर पाना? पहले तो ये JIT सिस्टम, और उसके सामने जो स्टॉक आउट का जो रिस्क है और जो बल्क डिस्काउंट का फ़ायदा है उसका क्या किया जाए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है। तो MRP सिस्टम, SCM सिस्टम, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। ये सारा PPC, ये सारा मटेरियल्स क्वांटिटी को लेकर था। अभी हम मटेरियल्स की क्वालिटी की बात करते हैं। तो पहले क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की बात होती थी कि माल बन गया, फिर चेक किया, ख़राब निकला तो रिजेक्ट किया, रीवर्क किया, फेंक दिया। लेकिन एक बार ख़राब बन गया तो फिर आपको खर्चा हो गया, फिर या तो डिफेक्ट में गया तो भी खर्चा है, रीवर्क किया तो भी खर्चा है। इससे बेटर है कि ख़राब बने ही नहीं। तो अभी QC, क्वालिटी कंट्रोल से कॉन्सेप्ट हो गया क्वालिटी अश्योरेंस। ध्यान ही ये रखो कि ख़राब क्वालिटी बने ही नहीं, डिफेक्ट फ्री हो। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल स्टेज से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल ख़रीदते हो वो डिफेक्ट फ्री हो, उस पर क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन ऐसा करो। फिर इन प्रोसेस को कंट्रोल करो ताकि डिफेक्टिव ना हो। तो आपका जो FG फिनिश गुड बनेगा वो डिफेक्टिव होगा ही नहीं। अब इसके लिए क्वालिटी अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया। इसमें QC और इंस्पेक्शन के ऊपर का कॉन्सेप्ट है। QC और इंस्पेक्शन उसका भाग ही है। अब उसमें आपको ये देखना है कि आप इंस्पेक्शन टेस्टिंग किसकी करोगे। क्या 100% टेस्टिंग करोगे, जितना भी रॉ मटेरियल आता है, हज़ारों पार्ट आते हैं, एक एक को इंस्पेक्ट करोगे कि हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है कि नहीं है, या सबको करने जाओगे या सैम्पलिंग करोगे? बहुत ज़्यादा है तो वो करना मुश्किल होगा। इवन इन प्रोसेस में कितना ध्यान रख पाओगे? फिनिश गुड्स भी एक एक फिनिश गुड को इंस्पेक्ट कर पाओगे या उसमें भी सैम्पलिंग करोगे? तो ये SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हो गया। जब आप 100% ना करते हुए सैम्पलिंग साइज़ डिसाइड करके उस सैंपल को इंस्पेक्ट करते हो। तो ये चीज़ें इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और उससे संबंधित है। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी का पूरा रिवॉल्यूशन जापान से आया। एक्चुअली अमेरिका के 2 एक्सपर्ट, जुरान और डेमिंग,
ने जापान में क्वालिटी की बातें की और जापानीज़ लोगों ने उनको, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने उनको ज़्यादा पसंद किया और वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी काफ़ी हुआ, सोनी वगैरह में भी क्वालिटी पे की मुहिम हुई। टोयोटा ने काफ़ी इसमें काम किया, जैसा उसने इन्वेंट्री में काम किया ऐसा ही टोयोटा ने क्वालिटी में भी काम किया। TQM नाम की मूवमेंट पूरी आई, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें ग्रेजुअल धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की बात आई, स्टेप्स बाय स्टेप्स, काइजन, स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट। 5S की बात आई, हाउसकीपिंग इम्प्रूव करो, वेस्टेज कम करो, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करते जाओ। और वो खाली TQM खाली प्रोडक्ट और इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को नहीं, पूरी संस्था के हर एस्पेक्ट को अभी तो कवर करने की बात कर रहा है। क्वालिटी इन एवरीथिंग दैट वी डू। सो इट डजेंट ओनली मीन कि हम खाली QC और इंस्पेक्शन और प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बात करें। अच्छी क्वालिटी के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन को अभी कवर करने की TQM में कोशिशें होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी जापान से आए। कानबान, JIT, काफ़ी कुछ जापानीज़ वर्ड्स इसमें हैं क्योंकि वो जापान की देन है। टोयोटा ने साथ में लीन का भी कॉन्सेप्ट दिया, लीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी, जहाँ पे प्रोडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे किया जाए, क्वालिटी भी अच्छी हो, कॉस्ट भी कम हो। SMED, सिंगल मिनट डाई, एक्सचेंज ऑफ डाइज, धनाधन आप फटाफट चेंज करके अलग पार्ट जल्दी से बना सकते हो, उसमें टाइम ना जाए, डाई बदलनी है, उसमें शेड्यूलिंग जल्दी हो, वेस्टेज कम हो, वेटिंग टाइम कम हो। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, ताकि आपका प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो पाए, क्वालिटी भी रहे, कॉस्ट भी कम रहे। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जापान और टोयोटा और ऐसी कंपनियों से आए। US में GE और जनरल इलेक्ट्रिक और जैक वेल्च के टाइम में 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ। 6 सिग्मा जो है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है जो स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। नेचुरली कुदरत प्राकृतिक रूप से ऐसा देखा गया है कि 100% डिफेक्ट फ्री होना मुश्किल है, तो हमें एक लिमिट एक्सेप्ट करनी पड़ती है और लिमिट 6 सिग्मा डिफ़ाइन करता है। 6 सिग्मा के मुताबिक हम समथिंग लाइक 99.9 समथिंग परसेंटेज तक क्वालिटी अचीव कर पा सकते हैं। 100% तो नेचर ही अलाउ नहीं करता, स्टेटिस्टिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है अपने आप। तो ये देखते हुए प्रैक्टिकली 100% शायद मुश्किल है, इसलिए 6 सिग्मा को एक आइडियल बनाया गया कि हमें 6 सिग्मा तक अचीव कर लिया तो बहुत बढ़िया है, मतलब गुड इनफ, उससे ज़्यादा अभी टेंशन नहीं है। वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 6 सिग्मा का मतलब है 3.4 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट फ्री होने चाहिए। आपने 10 लाख पार्ट बनाए, उसमें से 3.4 ही ख़राब हो तो ही चलेगा, उससे ज़्यादा ख़राब हो तो 6 सिग्मा नहीं है। 3.4 तक आपने अचीव कर लिया तो आपने 6 सिग्मा क्वालिटी हासिल की, उससे नीचे जाना तो मुमकिन नहीं है। तो 6 सिग्मा अचीव कर लिया तो आपने क्वालिटी में काफ़ी अच्छा काम कर लिया। अब क्वालिटी में सर्टिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी का सर्टिफिकेशन होता है जिसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड, इंडियन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, जात के स्टैंडर्ड हैं जो कस्टमर कभी डिमांड करता है, कभी एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए होते हैं। इवन सिस्टम के स्टैंडर्ड बने हैं जैसे कि ISO वगैरह। तो क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी कुछ सर्टिफिकेशन रहता है। जब आप भी अपनी सिस्टम को सर्टिफाई करते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करवाते हो, सप्लायर से भी ये मांगते हो कि वो भी सर्टिफिकेशन इस तरह के अचीव करे ताकि सप्लाई अच्छा मिले तो आपको फाइनल क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो हमने इस तरह से मटेरियल्स एस्पेक्ट में इन्वेंट्री और क्वालिटी की बात की। फाइनल डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।